हाँ हाँ, वही जो था वो आईसीएस से रिलेटेड बात किए थे ना। आईसीएस से रिलेटेड ना, इंडियन सिविल सर्विस से। अब थोड़ा सा मेरा बात को सुन लो। ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है, और यहां जो लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट बैठा हुआ है, और यहां ईस्ट इंडिया कंपनी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट धीरे धीरे जो लंदन में बैठा हुआ सरकार है, वो धीरे धीरे कंपनी का पावर छीनना चाह रहा है। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि धीरे धीरे कंपनी का पावर ले रहा है अपने हाथ में। 1813 के एक्ट में व्यापार का अधिकार छीन लिया था, सिर्फ चाय और चीन को छोड़ करके। 1833 में वो भी छीन लिया। धीरे धीरे अब कंपनी का पावर छीन रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से नहीं छीना है। बट भारत में जो 1857 की क्रांति हुई, ये जो क्रांति हुई, ये क्रांति से ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश संसद को, जो लंदन में बैठा हुआ है, उसको यह बोलने का मौका मिल गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा पावर छीन लो। इस क्रांति से लॉस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हुआ, क्योंकि 57 में क्रांति होता है और तुरंत एक साल के बाद, यानी 1858, और 58 में एक एक्ट बनता है, और उस एक्ट ने, 1858 का एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा पावर अपने अंदर ले लिया। अब कोई नहीं, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा बहुत जो मजबूती था, एक पकड़ था भारत पे, अब वो सारा छीन रहा है। और वहां का पार्लियामेंट अब ले रहा है अपने अंदर सारा पावर। वहां की जो महारानी है, जो अभी उस समय महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ विक्टोरिया, सारा पावर ले रही है अपने पास। एलिजाबेथ को कितना दिन जिंदा रखेगा रे? 1600 में थी। कोई आदमी 213 साल जिया है? पगला 250 साल जियाएगा उसको। उस समय महारानी विक्टोरिया थी वहां की, और उसने अध्यादेश जारी कर दिया। तो 1857 में क्रांति होता है पूरा भारत में। क्रांति कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में। क्या क्या रंग रूप उसका हुआ, क्या परिणाम निकला, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तुरंत एक साल के बाद जो अब जो एक्ट आने वाला है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखना, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। एक एक करके सारे प्रोविजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला बात लिखना, इसमें पहला बात लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत
ईस्ट इंडिया कंपनी को इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन कई बार बना है ये कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया था, तो कौन सा अधिनियम? 1858 का अधिनियम। दूसरा लाइन लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। भारत का वाइसराय कहा जाने लगा। भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। अब ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? वाइसराय, नॉट ए गवर्नर जनरल। ये कौन? लॉर्ड कैनिंग। यहां ब्रैकेट में लिख लेना, प्रथम वाइसराय कौन था? प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो इसका मतलब क्या ये गवर्नर जनरल पोस्ट हट गया क्या? एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा तो क्या गवर्नर जनरल का पोस्ट हट गया क्या? ये जो गवर्नर जनरल है उसका पोस्ट हट गया क्या? नहीं, हटा नहीं। एक ही आदमी को दो नाम मिल गया। पहले सिंगल एक नाम था, क्या कहा जा रहा था उसको? गवर्नर जनरल। अब इस एक्ट के तहत उसको एक और नाम मिल गया, क्या नाम मिला? वाइसराय को। ये कभी भी मत सोचना, और हम कई टीचर को देखे हैं पढ़ाते हुए और ये बोलते हुए कि गवर्नर जनरल पोस्ट हट जाता, बट गवर्नर जनरल पोस्ट नहीं हटता। गवर्नर जनरल भी रहता है और उसके साथ साथ वाइसराय भी रहता है। इसलिए ना क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल क्वेश्चन आता है। अब तुम लोग बताओगे कि कौन था, और YouTube वाले भी बताओगे कि कौन था, कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। हम भारतीय नहीं पूछे हैं। क्या बार बेंटिक को रखेगा? माउंटबेटन। कई बार क्वेश्चन आया है, तो कभी भी ये मत समझना कि गवर्नर जनरल का पोस्ट हट गया। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं ना? तो यदि यहां से तीन क्वेश्चन निकला
यदि पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तब क्या बोलेंगे हम लोग? वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलेंगे, और भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को बोलेंगे। समझना मेरा बात को, क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं ना? तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव, भारतीय राज्य सचिव, इस अधिनियम के तहत भारतीय राज्य सचिव नाम का एक पद बनाया गया, एक पद बनाया गया। एक पद बनाया गया, भारतीय राज्य सचिव नाम का एक पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। राज्य सचिव बनाया गया, पद बनाया गया, जो 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 15 सदस्यों का, कितने सदस्यों का? 15 सदस्यों का एक परिषद हुआ करता था, जो 15 सदस्यों का एक परिषद हुआ करता था। परिषद हुआ करता था। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम राज्य सचिव कौन था? प्रथम राज्य सचिव कौन था? लिख लेना, लॉर्ड स्टैनली। लॉर्ड स्टैनली प्रथम राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। प्रथम राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। ये भारत में नहीं आएगा, ये जो भारतीय राज्य सचिव है ये भारत में नहीं आएगा, ये लंदन में बैठल रहेगा। प्रांत का गवर्नर जो है वो वाइसराय को अपना रिपोर्ट देगा, वाइसराय जो है अपना रिपोर्ट भारतीय राज्य सचिव को देगा, भारतीय राज्य सचिव जो है अपना रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रिपोर्ट है वो फाइनली वहां की महारानी को देगा। तो कुछ इस प्रकार सिनेरियो बना हुआ है। प्रांत का गवर्नर का मतलब, प्रांत का मतलब जो अभी राज्य होता है ना, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है ना, हो सेम वही। तो जो ब्रिटिश प्रांत था उसमें अलग अलग एक गवर्नर हुआ करता था। तो गवर्नर अपना रिपोर्ट अपने बॉस को देगा, उसका बॉस कौन है? तो वाइसराय है। वाइसराय का बॉस कौन है? तो भारतीय राज्य सचिव होगा जो लंदन में बैठा हुआ है। भारतीय राज्य सचिव का बॉस कौन है? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का बॉस कौन है? तो वहां की महारानी है। तो नीचे से ऊपर देता है ना रिपोर्ट। बिहार पुलिस देगा दरोगा को, दरोगा देगा डीएसपी को, डीएसपी देगा एएसपी को, एएसपी देगा एसपी को, एसपी देगा एसएसपी को, एसएसपी देगा डीआईजी को, डीआईजी देगा आईजी को, आईजी देगा डीजीपी को, डीजीपी देगा मुख्यमंत्री को। ऐसे नहीं होता है। तो ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। क्लियर है? कोनो दिक्कत? क्लियर? तो भारतीय राज्य सचिव नाम का पोस्ट किस एक्ट के तहत बनाया गया? 1858 के एक्ट के तहत। प्रथम भारतीय राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। कितने सदस्यों का परिषद था ये? 15 सदस्यों का था। क्लियर है? किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय भी कहा जाने लगा? 1858 के एक्ट के तहत। प्रथम वाइसराय कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग था। याद करते जा रहा हो, याद होते जा रहा है क्लास में। हम बोले थे कि हमको ध्यान से सुन लिए, हम क्लास में याद करवा देंगे। बस तुमको रूम पे कुछ नहीं करना है, रूम पे बस रिवाइज करना है, उसको रटने वाला काम नहीं। चाहे कोई भी पेपर पढ़ो, सुबह में पॉलिटी चल रहा है,
सेम वैसा ही होता है। अभी हिस्ट्री चल रहा है, फिर इसके बाद ज्योग्राफी लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स लेंगे, तो ऐसे ही चलते रहेगा, क्लासे में याद होते रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत हड़प की नीति को, हड़प की नीति को, हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। हड़प की नीति बता चुके हैं, हड़प की नीति के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। अब याद करो 1857 की क्रांति जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम जब राजनीतिक कारण बता रहे थे तो राजनीतिक कारण में हम हड़प की नीति का बात किए थे। यानी ये ए नाम का कोई राज्य है और इस ए नाम के राज्य का जो राजा है वो सोनू है, और सोनू का शादी हुआ लक्ष्मी से। लव मैरिज या अरेंज मैरिज कुछ हुआ है, शादी हो लो, सोनुआ कोई एगो लाल गोपाल हो ही नहीं रहा। लाल गोपाल नहीं हो रहा है, इस राज्य का राजा है हम, कोई बेटवा हो ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, गोद ले लेंगे, यही ना करेंगे। हो वंश को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, गोद ले लिए, अंग्रेज बोलेगा कि ना चलवे, ना चलवे, काहे ना चलवे, काहे कि तुम जिस बेटे को गोद लिए हो ना बेटा, वो तुम्हारा अपना खून नहीं है, वो गोद लिया हुआ बेटा है ना। और गोद लिए हुए बेटे का जब तक तुम जिंदा रहोगे, अंग्रेज हमको बोलेगा सोनू जब तक तुम जिंदा रहेगा इस ए नाम के राज्य का मालिक तुम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन जैसे ही तुम मरेगा तो तुम जो कलवा बेटवा को लिए हो ना गोद, वो कलवा राजा नहीं बनेगा। इसी को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। डलहौजी को भेजा ही किया था अंग्रेजों ने, इसीलिए भेजवे किया था कि कोई भी पॉलिसी लाओ, हमको भारत का एरिया चाहिए। डलहौजी ने तगड़ा लाया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अपना बेटा नहीं था उनको, इसलिए झांसी को लिया गया। नाना साहब अपना बेटा नहीं था, बालाजी द्वितीय का गोद लिया हुआ बेटा था, बचपन का नाम उसका धोदू पंत, बाद में नाम नाना साहब पड़ता है। अपना बेटा नहीं था तो पेंशन देना बंद कर दिया। तो जब तक अपना खून नहीं होगा, अब बताओ यदि मेरा एरिया लेगा तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा, मेरा क्षेत्र है ना वो, हम न राजा हैं, साला मेरा मन हम किसी को दे, तुम कौन होते हो कहने वाले कि तुम नहीं होगा? हम गोद लिए हैं या कुछ हो किए हैं, मेरा बेटा है ना वो, हम देंगे कलवा को राजा बनाएंगे? तो नहीं, किसी को नहीं। तुम्हारा अपना खून न है तो नहीं मिलेगा। विक्टोरिया समझ गई थी कि क्रांति का एक बड़ा कारण यह भी था, 1857 की क्रांति का। विक्टोरिया ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि भारत के धर्म वाले चीज में टांग मत अड़ाओ, तुम लोग ने धर्म वाले चीज में टांग अड़ाया, मार खा गया। अब यदि धर्म वाले चीज में टांग अड़ाओगे ना तो और पीटे जाओगे। विक्टोरिया ने वहां से संतावना दी पूरा भारत के लोगों को कि अब तुम्हारे धार्मिक मामला में अंग्रेज कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे धर्म के मामले में कुछ नहीं करेगा। तो धर्म के मामले में कुछ नहीं करेगा तो इसको हटाओ, हड़प की नीति को। वहीं पे लिख दिया गया, हड़प की नीति को भी क्या कर रहे हैं हम? समाप्त कर रहे हैं। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं ना? ठीक ठाक चल रहा है? चलो अब एक नया लिखना,
लिखो, लिखिएगा, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसको जानने से पहले कुछ समझना पड़ेगा तुमको। बात है 1905 की। ये प्रोविजन नहीं लिखा रहे, समझा रहे हैं, लिखना नहीं है, बस समझना है, क्योंकि लिखाने वाला टॉपिक ये वाला जो है वो अगले बार में पढ़ाएंगे, अगले चीज में। 1905 वर्ष, उस समय जो भारत का वाइसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। कर्जन ये अपना भारत, ये अपना भारत और ये भारत का जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये तुम्हारा बंगाल, ये वाला बंगाल, इतना बड़ा बंगाल। और हम बताए थे ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने प्रेसिडेंसी थे? 3, पहला, दूसरा और तीसरा बंबई, 3 गो प्रेसिडेंसी। और सबसे तगड़ा प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि एरिया में पड़ा है, और एरिया में पड़ा है तो पैसा भी कहां होगा? वहीं ज्यादा होगा। और हम ये भी बता चुके हैं कि तुम्हारे पास एक जगह 100 रुपए रखा हुआ है, एक जगह लाख रुपए रखा हुआ है, किसको उठाओगे? लाख वाले को उठाओगे। तो अंग्रेज को पता है कि इस वाले एरिया में पैसा बहुत ज्यादा है, तो अंग्रेज जो अपना मेन हेडक्वार्टर था, मेन प्रेसिडेंसी था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी को बनाए। और बंगाल अभी वाला दीदी का बंगाल नहीं है, बंगाल बहुत बड़ा है। नॉर्थ ईस्ट का जितना अभी 7 सिस्टर कहते हो टोटली को बंगाल में मिला दो। एक देश जो आजकल बांग्लादेश कहते हो इसको मिला दो। इधर आओगे तो दीदी वाला बंगाल है, ये है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, सबको मिला दो तब इतना बड़ा एरिया में एक सिंगल एक बंगाल होता था। तो जिस प्रकार अभी कोई क्रांति होता है तो देखना राजधानी उसका सेंटर होता है। बिहार में कोई क्रांति होगा तो उसका सेंटर पटना होता है। शिक्षक लोग कोई भी कुछ करता है तो पटना में आके धरना देता है। जॉब वाला कुछ होता है तो धरना कहां देता है? पटना में देता है। गांधी मैदान पहुंच गया, सीएम हाउस के बगल में पहुंच गया, हाय। सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ धरना होता है तो दिल्ली में पहुंच जाता है, नहीं पहुंच जाता है? तो राजधानी जो होता है वो सेंटर होता है किसी भी मूवमेंट का। और अंग्रेजों ने अपना राजधानी किसको बनाया था? कलकत्ता को। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। कलकत्ता बंगाल है ना हो। तो ये जब से कांग्रेस बना ना, कांग्रेस बना 1885 में। कांग्रेस कब बना? 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको कहते हैं, आज जो कांग्रेस पार्टी है इसकी नींव पड़ी थी कब? 1885 में। एक अंग्रेजी अधिकारी ने बनाया था, एओ ह्यूम ने, संस्थापक वही था। तो जब से कांग्रेस बनी ना तो कांग्रेस 2 दल का था, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। 1885 से लेके 1907 तक या 1905 कह दो ना, इसको बोला जाता है उदारवादी सोच वाला, प्रार्थना वाला, भीख मांगे दे दो ना, कि इस टाइप का। अभी कहा है घर मेरा, रसोई घर मेरा, खाना का सामान मेरा, खाना मेरा, बनाने वाला हम मांगेंगे तुमसे कि हमको खाना दो, छीन के खाएंगे, सब कुछ मेरा है। तो भारत मेरा, भारत के लोग मेरा, भारत का सामान मेरा, भारत का जितना वस्तु है वो मेरा, और हम अंग्रेज से भीख मांग के खाएंगे।
उदारवादी दल जो था वो कुछ इसी टाइप का था, प्रार्थना करता था कि ऐसा कानून लाइए, वैसा कानून लाइए। तो 3 गो पगला था जिसको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, और पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल। तीनों एक पर एक, तीनों का बॉस जो था वो बाल गंगाधर तिलक। दोनों लाठी लेके तैयार, एक इशारा सीधे लाठी सीधे कपार, ऐसा वाला हाल था। सेंटर बनते जा रहा था कलकत्ता। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी आंदोलन हो रहा है, उसका सेंटर जो है कलकत्ता बनते जा रहा था। और उस समय भारत में प्रेस अखबार न्यूज इसकी चलती ज्यादा होने लगी थी। बहुत जगह प्रेस खुल गया। तो पहले क्या होता था, जब न्यूज़पेपर नहीं आता था तो अलग अलग जगह का खबर वहीं तक सीमित रह जाता था। पटना में आज अंग्रेजों ने भारतीयों को मारा, तो ये न्यूज पटने तक सीमित रह गया, क्योंकि जाने पहुंच आज ना टीवी है, आज ना रेडियो है कि सुन लेते हैं। पहले तो कुछ ऐसा था नहीं, तो सीमित रहता था। लेकिन न्यूज़पेपर के आने से क्या हुआ, हर जगह का न्यूज हर जगह जाने लगा। अब बंगाल में क्या हो रहा है, पटना में बैठा हुआ आदमी देख रहा है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है, पटना में बैठा हुआ आदमी देख रहा है। बंगाल में बैठा हुआ आदमी देख रहा है। भारत के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अंग्रेज क्या क्या कर रहा है, सब न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। जबकि लिटरेसी रेट भारत का बहुत कम है, बहुत कम। एक गांव होता था, बड़ा सा गांव, सब में देखा होगा, चौराहा रहता है, पीपल का पेड़ रहता है या बरगद का, और चारों साइड वो प्लास्टर किया हुआ चबूतरा टाइप का बना हुआ रहता है। अब एक गो आदमी, समझो गांव का एक आदमी पढ़ा लिखा है, जिसको पता है न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, कुर्सी लगा के बैठ गया, पूरा गांव वाला चारों साइड से बैठल है। न्यूज़पेपर में नहीं हो लिखल है ना, तो यो बोल दिया आज अंग्रेजों ने 10 गो को मारा, सारा लाठी लेके खड़ा चल रहे। देखो नेशनलिज्म जगाने का एक बहुत बड़ा जरिया बना न्यूज़पेपर। धीरे धीरे कलकत्ता जो है वो सेंटर बनते जा रहा था। अंग्रेज डर गया। अंग्रेज नहीं चाहता था कि भारत में फिर से कोई 1857 का क्रांति हो। अंग्रेज को डर लग रहा था। कर्जन को बार बार प्रेशर पड़ रहा था कि कुछ करो इसके लिए। कर्जन ने एक सुझाव लाया और 1905 में कर्जन ने बोला कि बंगाल को हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। बंगाल को 2 पार्ट में बांट देते हैं, एक पूर्वी बंगाल कहलाएगा और एक पश्चिमी बंगाल कहलाएगा। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, जो बंगाल एक था उसको बांट रहे हो। बंगाल के जितने लोग थे सब लाठी उठा लिया। देखो बांटने का तरीका, ये पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। देखो कैसे सांप्रदायिक तौर पे अंग्रेज, वैसे भी फूट डालो और शासन करो की नीति थी अंग्रेजों की। कैसे फूट डाल रहा है, मुस्लिमों को अलग बांट दिया और हिंदू को अलग बांट दिया। और आज का हिंदू मुस्लिम नहीं है जो 36 का आंकड़ा है। उस समय हिंदू मुस्लिम में कुछ इस प्रकार का बॉन्डिंग था और वही चाहते हैं कि भारत आज भी वही बने। लेकिन हम लोग मूर्ख हैं जो बनने नहीं देना चाह रहे हैं। जो एकता में मजा है वो अलग अलग रहने में मजा नहीं है। तो भारत का जो हिंदू मुस्लिम था कुछ इस प्रकार था उस समय। सारे ने हाथ उठाया, सारे ने बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं। बंगाल को कैसे बांट दे, बंगाल नहीं बढ़ सकता। लेकिन यहां पे एक जगह का नाम सुने होंगे, ढाका का। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका, ये ढाका बांग्लादेश में है। यहां 2 गो बंदा था, एगो का नाम था आगा खां और दूसरे का नाम था सलीमुल्लाह खां। दोनों मुस्लिम था। वो दोनों और कुछ इस प्रकार था जिस प्रकार अभी इस बंगाल में दीदी का चलता है ना, सेम वो उसी समय उस प्रकार वहां पे आगा खां का चलता था। आगा खां जो बोल दिया वहां के मुस्लिम तैयार हैं करने के लिए। आगा खां ने बोला कि नहीं नहीं अच्छा कर रहे हो। कर्जन को बोला बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बंगाल को बांट दिया, अच्छा किया। 2 भाग में, मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है, हम तुम्हारे साथ हैं। कर्जन बोला अरे वाह बेटा, हम तो यही चाह रहे थे कि कोई मेरा साथ दे। इधर वाले बंगाल में पूरा हिंदू रोड पे उतर गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर बोले कि सबको राखी बांधो और दिखा दो एकता क्या है। लड़का लड़का को राखी बांध रहा है, समझ रहे हो ना।
हिंदू मुस्लिम राखी बांध रहा है, पूरा कलकत्ता का रोड वंदे मातरम की जयकारा से गूंज रहा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा जैसा बोला वैसा वैसा, ताकि उसको दिखाना है कि एकता देखो कितना है भारत में, तुम बांटने का कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये दोनों जो पगला था ना, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, बात को पलट दिया। तुरंत में वक्त बदल गई, जज्बात बदल गई, सब कुछ बदल गया। आगा खां और सलीमुल्लाह खां किससे जाके मिला? लॉर्ड कर्जन से। इन कर्जन तब तक जा चुका, कर्जन से बात ही होता, लेकिन कर्जन जा चुका। इसके जगह जो आया वो लॉर्ड मिंटो आया। कौन आया? लॉर्ड मिंटो। सेकंड इसके पास गया, लॉर्ड मिंटो के पास, वाइसराय, नया वाइसराय बन के आया ये। दोनों गया, लॉर्ड मिंटो को बोला कि देख, ये जो बंगाल को 2 भाग में बांटे हो ना तुम, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? जो शर्त बोलो। अंग्रेज तो चाहता ही था कि मेरा कोई साथ दे, और इसको साथ देने के लिए पूर्वी बंगाल का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर है वो अंग्रेज का साथ हो चुका है। तो अंग्रेज को लग रहा है कि पूर्वी बंगाल हल्ला नहीं करेगा। बोला क्या साथ दे बोलो? बोला कि चलो बैठ के बात करते हैं। बोला ठीक है। बोला यहां नहीं बैठेंगे। बोला तो चलो शिमला बैठते हैं। शिमला कहां? हिमाचल प्रदेश ना। सीधा गया कहां? हिमाचल प्रदेश। और शिमला में दोनों का मीटिंग होता है, लॉर्ड मिंटो का सेकंड, एंड ये इधर सलीमुल्लाह खां और आगा खां। बोला हाँ अब बोलो क्या बात है? बोला पैक उक बनाओ, पिएंगे तब ना बात करेंगे। हो ठंडा ठंडा हवा फिजाएं कह रही है, आराम से मजे लेके बात करते हैं। बोला ठीक है। बोला कि मुस्लिम समुदाय, ये पूर्वी बंगाल का सारा मुस्लिम समुदाय तुम्हारा साथ देगा, लेकिन वो जो मेरा शर्त है, बोला वही तो हम बेताब है सुनने के लिए। शर्त बताओ ना क्या है? बोला मुस्लिमों को ना तुमको अलग से निर्वाचन देना पड़ेगा, अलग से उसका क्षेत्र देना पड़ेगा, निर्वाचन क्षेत्र देना पड़ेगा। उसमें हिंदुओं की, सिखों की, ईसाई की, पारसियों की, किसी का कुछ दिल नहीं, सिंगल मुस्लिम। वो अपना एक इलेक्शन लड़ेगा। लॉर्ड मिंटो बोला कि चलो ठीक है दे दिया, लेकिन तुम्हारा कोई पार्टी है जो तुम इलेक्शन लड़ोगे? मतलब पार्टी में क्या है, तुरंत पार्टी बना लेंगे। और 1906 में एक पार्टी बनता है, और वही पार्टी बाद में जाके अलग एक पाकिस्तान बना दिया, जिसको अभी हम आप लोग पाकिस्तान कहते हैं। और उस पार्टी को हम लोग मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। मुस्लिम लीग के नाम से जानते हैं। और मुस्लिम लीग कब बना? 1906 में। अब बनाने वाला कौन है? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। बोला अब तो मिलेगा न रे। बोला बेटा हम तो और तोड़ना चाह रहे थे, तुम तो और ज्यादा तोड़वा रहे हो, क्या दिक्कत है हमको? हाँ बनाओ, तुमको मिलेगा। बोलो कि सर इसका 1909 के एक्ट से क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। लेकिन तब भी इधर वाला जो हिंदू था ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बंगाल अलग हो, बंगाल विभाजन हो। और बाद में 1911 में जॉर्ज पंचम आता है घूमने के लिए इंग्लैंड से भारत, वहां का राजकुमार था, वो घूमने के लिए आया। और उसी के स्वागत में अब मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, नाम सुने हो? उसी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जॉर्ज पंचम जब आया था भारत, आया, दिल्ली दरबार लगा, भयंकर दिल्ली सजा हुआ है, भारत में अकाल है, नहीं तो कम से कम 20 लाख आदमी मारा गया है अकाल से। भारत में भयंकर अकाल पड़ा। जब अंग्रेजों से हेल्प करने के लिए पैसा मांगा, तब जो ये जो उदारवादी कांग्रेस बोले ना, जो भीख मांगने वाला प्रार्थना करने, अब इसका आंख खुलेगा, क्योंकि लोग को लग रहा था नहीं अंग्रेज हम लोग को सुधार देगा। तो जब ये लोग अंग्रेज के पास पैसा गया मांगने के लिए कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, पैसा दो, खाना खिलाएंगे लोगों को, बोला ना ना मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन उन लोग ने देखा कि जब जॉर्ज पंचम आया तो पूरा दिल्ली को सजा दिया गया स्वागत में। बोला अरे साला, इंडिया में रह के इंडिया का ही पैसा यूज करके भारत के लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, 2 दिन के लिए घूमने के लिए आया है तो पूरा दिल्ली सजा दिया। उसका आंख खुला, वो समझा कि अब कभी भी ये अपना नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा मुगल था जो भारत का पैसा भारत में यूज कर रहा था। ये लोग भारत का पैसा भारत में यूज नहीं कर रहा है, भारत का पैसा इंग्लैंड में यूज कर रहा है। तभी लोग का आंख खुला बढ़िया से। तब बाल गंगाधर तिलक समझ रहा है ना, यही हाल होगा।
अभी कांग्रेस पर आएंगे तो बताएंगे लाठी के बल पे। यही हाल होगा नहीं सुधरेगा तो। ये भीख मांगने वाला जो आदत है ना, छोड़ दो उसको। और ये मुस्लिम लीग बनना, दोनों का मिलना, लेकिन बाद में 1911 में कह दिया गया, दिल्ली दरबार जब बना तो बोल दिया गया कि अब से भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं होगी, भारत की राजधानी दिल्ली होगी। और 1911 में यह कह दिया गया कि अब कलकत्ता नहीं, भारत की राजधानी क्या होगी, दिल्ली होगी। और उस दिन से लेकर के आज तक भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। समझ आ रहा है पूरा स्टोरी। 2 साल पीछे चलो, जिस समय ये 1909 का एक्ट बना, तो ये सब एक बहुत बड़ा कारण था 1909 के एक्ट का। लॉर्ड मिंटो जो है उस समय वाइसराय है, और लॉर्ड मार्ले जो है उस समय भारतीय राज्य सचिव है, जो अभी 1858 के एक्ट में बना था एक पोस्ट। और हम बताए थे कि वाइसराय किसको रिपोर्ट देगा, भारतीय राज्य सचिव को देगा। और मॉर्ले और मिंटो ने मिलके एक अधिनियम बनाया, और इसी अधिनियम को कौन सा अधिनियम कहते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो पहला पॉइंट लिखना, इसमें पहला पॉइंट लिखो, लिखना, इस अधिनियम को पानी वानी ना है, इस अधिनियम को ठंडा है, चाहिए आयोग का व्यवस्था करवाओ आप, आगे लगातार बोलते हैं ना। लिखे, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जहां मार्ले लिखे हो वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना भारतीय राज्य सचिव, और जहां मिंटो लिखे हो वहां लिख लेना वाइसराय। जहां मार्ले लिखे हो वहां पे लिख लेना भारतीय राज्य सचिव, और जहां मिंटो लिखे हो वहां पे लिख लेना वाइसराय। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले था कि 1909 के अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और मार्ले कौन था, तो भारतीय राज्य सचिव था, और मिंटो कौन था, तो भारत का उस समय वाइसराय था। क्लियर है, कोनो दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पहली बार भारत में, इस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पहली बार भारत में पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्शन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेपरेट इलेक्शन, पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस सेंटेंस को भी स्टार मार लेना। अब इससे 2 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा, एक ही लाइन से 2 टाइप का क्या 5 टाइप का क्वेश्चन हम बना देंगे। कैसे,
क्वेश्चन आ गया तुम्हारे, मान के चलो बिहार पुलिस में एक नंबर का क्वेश्चन आएगा कि किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन देखो फिर कैसे, यही पॉइंट से दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 1909 के अधिनियम के तहत किस वर्ग के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन अपनाया गया? मुस्लिमों के लिए। बन गया दूसरा क्वेश्चन, तुरंत बना। क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा एग्जामिनर। फिर पूछ देगा कि भारत में प्रथम बार पृथक निर्वाचन प्रणाली कब अपनाया गया? तो 1909 के अधिनियम में। तीसरा क्वेश्चन बन गया। ऐसे नहीं क्वेश्चन बनाएगा, जैसा जैसा एग्जामिनर सोचेगा वैसा वैसा हम लोग को भी सोचना पड़ेगा, तब जाके हम लोग एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब दो टाइप का इलेक्शन होता है, अब थोड़ा सा यहां समझ लो क्योंकि यहां समझना जरूरी है। एक बोले पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन प्रणाली। एक होता है आरक्षित निर्वाचन प्रणाली। ध्यान से देखना, समझ जाओगे। इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्शन, इसको कहते हैं रिजर्व इलेक्शन। और देयर आर मेजर डिफरेंट बिटवीन सेपरेट इलेक्शन एंड रिजर्व इलेक्शन। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन रिजर्व एंड सेपरेट? मान के चलो ये पटना है, समझना मेरे बात को। ये अभी हम सेपरेट इलेक्शन का बात कर रहे हैं, पृथक निर्वाचन का बात कर रहे हैं कि ये पटना है। तो पटना में सिर्फ हिंदू ही रहता है का? है? पटना में सिर्फ हिंदू रहेगा? मुस्लिम भी रहता होगा, सिख भी रहता होगा। पटना सिटी में सिख भी है, बौद्ध भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, पारसी भी मिलेगा। सब धर्म के हैं, सब जाति के लोग हैं। अब मान के चलो अब पटना में चुनाव होने वाला है, लोकसभा का, संसद का चुनाव होने वाला है। यदि पृथक निर्वाचन का बात करते हैं तब अभी आरक्षण का, आरक्षित निर्वाचन प्रणाली को छोड़ दो, रिजर्व इलेक्शन को छोड़ दो, सेपरेट इलेक्शन का बात कर रहे हैं। मान के चलो कोई करीम नाम के बंदा को सीट मिला, तो करीम क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कौन सा है धर्म? मुस्लिम धर्म है। तो सेपरेट इलेक्शन में कहा जाता है कि एक एरिया में जिस धर्म के लोगों को चुनाव लड़ने का सीट मिला है उसको वोट जो देगा उसी धर्म का लोग देगा। यानी तो पटना में किसको मिला? करीम को मिला। और करीम कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म है। तो इसको पटना के सभी धर्म देंगे क्या वोट? सिंगल कौन देगा? मुस्लिम देगा, यानी सिंगल मुस्लिम देगा। यानी इसका मतलब पटना का तो हिंदू नहीं है देगा, जैन नहीं है देगा, बौद्ध नहीं है देगा, सिख नहीं है देगा, पारसी नहीं है देगा, ईसाई नहीं है देगा। इसमें हिंदू का हित देखा जाएगा क्या? करीम ये भी तो सोच सकता है कि हमको हिंदू वोट गिरेबे नहीं करता है तो हिंदू के लिए हम क्यों सोचे? बौद्ध हमको वोट गिरेबे नहीं करता है तो बौद्ध के लिए क्यों सोचे? तुम्हारे एरिया का, तुम्हारे पंचायत का मुखिया तुम्हारे पंचायते में ना सबके आंगन आंगन प्रणाम करने जाएगा कि दूसरे पंचायत के यहां जाएगा? तुम्हारे ही पंचायत में जाएगा ना, क्योंकि उसको वोट तुम्हारे पंचायत के लोग देंगे, दूसरे पंचायत के लोग तो देंगे नहीं। तो इसको वोट सिर्फ मुस्लिम में दे रहा है, हिंदू दे ही नहीं रहा। तो हिंदू को काहे ले जाएगा उसका हित देखने के लिए? ये तो गलत है। अब इसमें क्या होता है? आरक्षित जो अभी चल रहा है भारत में, अब ये बंद हो गया है, ये चल ही नहीं सकता। इसमें देखें कि जिस धर्म के बंदे को लड़ने का मौका मिला है चुनाव, उसी धर्म के लोग उसको वोट गिराएंगे। और इसमें यह होता है आरक्षित प्रणाली में कि ये पटना है, पटना में सभी धर्म है। और मान के चलो करीमे को मिला फिर सीट, लेकिन यदि ये आरक्षित निर्वाचन प्रणाली होगा ना, तो करीम मुस्लिम हो या कोई भी हो, उसको वोट सारे धर्मों के लोग देंगे। अब करीम को तो हिंदू के बारे में सोचना पड़ेगा, अब करीम को तो पारसी के बारे में सोचना पड़ेगा। आरक्षित, कभी कभी देखा होगा तुम अपने गांव सब में, पंचायत सब में, मुखिया के लिए महिला आरक्षण रहता है, ओबीसी रहता है कि नहीं रहता है? इस बार ओबीसी खड़ा होगा, महिला खड़ा होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब का महिला खड़ा हुआ तो सिर्फ उसको महिला जाता है वोट गिराने के लिए का?
पुरुष नहीं जाता है का, हम नहीं जाते हैं का, तुम नहीं जाते होगा, सब जाता है वोट गिराने के लिए। तो उसको कौन सा प्रणाली कहा जाता है? आरक्षित निर्वाचन प्रणाली कहा जाता है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली में जिस धर्म का लोग होगा उसी धर्म के उसको वोट देंगे। तो यहां 1909 के निर्वाचन में कौन सा निर्वाचन है? पृथक निर्वाचन है। अब मुस्लिमों को सिर्फ कौन वोट देगा? मुस्लिम ही देगा। यहीं से तो भारत टूटना स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, पाकिस्तान बनने की नींव जो है यहीं से पड़ी थी। गांधी ने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ये एक दिन तोड़ेगा भारत को, और सही में भारत को तोड़ दिया। भारत को तोड़ने में सिर्फ जिन्ना का ही नहीं हाथ है। पता नहीं मेरा यूट्यूब पे जाएगा तो हमको गली आएगा, सब सुनेगा तो हम प्रूफ के साथ बताते हैं कोई भी चीज। भारत को तोड़ने का हाथ बोला जाता है गांधी। अरे औकात ही नहीं है गांधी को गाली देने का। गांधी को सब गाली दे देता है। गांधी ने क्या किया? गांधी ने भगत सिंह को मरवा दिया। बेवकूफ, तुम पढ़े ही नहीं हो। अपने एरिया का तो एक छोटा सा दबंग से तुमको गाली देने का पावर नहीं है, और तुम गाली दे रहे हो महात्मा गांधी को, जिसने सच में भारत को आजादी दिलाया, उसको हम लोग गाली दे देते हैं। कई के मुंह से हम सुने हैं गांधी जी को गाली देते हुए। उसके धूल के बराबर नहीं है कोई भी इंसान, चाहे कितना वाला पैसा वाला हो। उसके आइडियोलॉजी पे किसी का पावर है कि चल सकता है। तुम्हारे एक गाल में मारेगा तो तुम दूसरा गाल देगा कि मारो, और वहां से भागो भी मत। ऐसा विचारधारा वाला व्यक्ति जो अपने शब्द से, अपने वचन से भारत को आजादी बिना लाठी उठाए हुए किसी देश को आजादी दिला दिया, उस आदमी को हम लोग गलिया देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं। और हम एक सीख दे रहे हैं, जब भी कभी ऐसा आदमी मिले ना, एक होता है ना 1% भी नॉलेज नहीं, वो अच्छा आदमी है। जो बहुत नॉलेजेबल आदमी है वो भी बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जो बीच बिचौआ होता है ना, उससे बड़ा दूर रहना। वो बोलेगा ना कि दिन ना रात है, बोल देना हाँ भाई रात है। मुंह लगाओगे तो तुम्हारा मुंह खुद गंदा होगा। और वैसे ने आदमी गांधी जी को गाली देता है। गांधी का पता ही नहीं है, उनके बारे में पढ़ा ही नहीं है अच्छा से। 1937 के चुनाव में, जब 1935 का एक्ट पढ़ाएंगे तो 1937 के चुनाव का हम बात करेंगे, जिसमें पहली बार बिहार में विधानसभा बनी थी। और श्री कृष्ण सिंह पहला मुख्यमंत्री था ना बिहार का, अब वही बने थे 1937 के चुनाव में कांग्रेस के तरफ से बिहार का पहला सीएम। वहां पे नेहरू का बड़ा गेम था। जिन्ना ऐसे ही नहीं उखड़ गया। पाकिस्तान की मांग 1940 में उठी है। 1940 से पहले पाकिस्तान का मांग नहीं उठ रहा था। 1937 में कुछ ऐसा हुआ कि जिन्ना को लगने लगा कि यहाँ मुसलमान जो है थोड़ा सा गड़बड़ाएगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा नेहरू जी का गलती हुआ था। नेहरू जी जान के नहीं किए थे, लेकिन गलती हुआ था। और हम लोग बाबा पे ठप देते, गांधी जी पे ठप देते कि वही दिलवाए। तो 1909 के अधिनियम तक अभी 2 पॉइंट ही लिखो, इसके आगे और लिखाएंगे, लेकिन वो आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, आपको समझ आया।